हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडियोसली 13। आज हम आरबीआई गाइडलाइंस जो लेटेस्ट आई हैं अभी वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आरबीआई की गाइडलाइंस में हम पढ़ेंगे, इट विल बी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट पहले भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स निकालती रही है। तो अभी इस स्कीम के सीरीज 3 और 4 बॉन्ड्स अनाउंस हुए हैं जो कि ट्रांचेस में इशू किए जाएंगे। ठीक है, सीरीज 3 एंड 4 बॉन्ड्स गोल्ड बॉन्ड के दे विल बी इशूड इन ट्रांचेस। और इसका जो सीरीज 3 है वो 27 दिसंबर 2022 को इशू हो चुका है। और सीरीज 4 जो है वो दैट विल बी इशूड इन मार्च 2023। फाइन। उसके बाद अगर इसको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फॉर्म ए। ओके एंड जब भी कोई भी इसको अप्लाई करेगा तो पैन कार्ड मैंडेटरी होगा। फाइन। उसके बाद एलिजिबिलिटी, हु ऑल आर एलिजिबल टू परचेज दीज गोल्ड बॉन्ड्स। उसमें सबसे पहले इंडिविजुअल्स जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होंगे। ये इंडिविजुअल्स या तो सेल्फ कैपेसिटी यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या जॉइंट होल्डर्स की तरह भी ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। और माइनर्स भी ये बॉन्ड्स परचेज करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स के अलावा ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एचयूएफ, ये सारे जो एंटिटीज हैं ये भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब हम देखेंगे कि कितना कैपेसिटी ऑफ गोल्ड बॉन्ड कैन बी परचेज्ड बाय दीज एंटिटीज। ठीक है, तो जब भी ये गोल्ड परचेज किया जाएगा ये 1 ग्राम या उनके मल्टीपल्स में होगा। मतलब आप आधा ग्राम, 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम ऐसे आप परचेज नहीं कर सकते हो। आपको 1 ग्राम परचेज करना पड़ेगा या फिर उसी के मल्टीपल्स में। और मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना परचेज कर सकते हो, दैट इज अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ ले रहे हैं तो उनकी मिनिमम लिमिट इज 1 kg, सॉरी 1 ग्राम, और मैक्सिमम लिमिट इज 4 kg। मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 kg गोल्ड वो परचेज कर सकते हैं थ्रू गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के बिना के अलावा कोई और एंटिटीज हैं, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था कि एचयूएफ इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर दोज एंटिटीज वांट टू परचेज गोल्ड बॉन्ड्स तो उनकी जो लिमिट है मिनिमम उनकी भी 1 ग्राम रहेगी, पर मैक्सिमम लिमिट उनकी 20 kg हो जाती है। ठीक है, अगर ये ज्वाइंट कैपेसिटी में लिया जा रहा है तो जो फर्स्ट होल्डर है, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट होल्डर ऑफ दिस गोल्ड बॉन्ड परचेजिंग, उन पे ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। जो भी परचेजेस होंगी, चाहे वो मार्केट से हो चाहे वो डिफरेंट ब्रांचेस से हो, वो सारी मिला के सीलिंग में आएंगी। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 4 किलो मार्केट से खरीद लिया, 4 किलो फर्स्ट ट्रांच में खरीद लिया, ऐसा नहीं है। आप मार्केट से खरीदो, फर्स्ट ट्रांच में खरीदो, सेकंड ट्रांच में खरीदो, जो आपका टोटल सीलिंग रहेगा अगर आप इंडिविजुअल हो तो वो 4 kg ही रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे देखी जाएगी, एक तो वो इंडियन रुपीज में होगी, 999 की गोल्ड प्योरिटी में होगी। और ये प्योरिटी कौन पब्लिश करेगा, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पब्लिश करेगा। और वैल्यू किस पे फिक्स की जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ लास्ट 3 वर्किंग डेज ऑफ द वीक। वीक के जो लास्ट 3 वर्किंग डेज होंगे उन पे जो प्राइस चल रहा होगा उसका जो एवरेज, एक सिंपल एवरेज लिया जाएगा जो इसकी नॉमिनल वैल्यू को डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर कस्टमर इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन से अप्लाई करता है और डिजिटली उसका पेमेंट करता है तो उनको पर ग्राम 50 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इशू प्राइस कम हो जाएगा 50 रुपए पर ग्राम से। अगर कोई कैश में परचेज करना चाहता है तो 20,000 रुपए तक की परचेज कैश में की जा सकती है। इसका जो रिडम्पशन पीरियड है वो 8 ईयर्स है। और अगर कोई इसका प्री मेच्योर रिडम्पशन चाहता है तो कम से कम 5 साल बाद हो सकता है। 5 साल से पहले इसका कोई प्री मेच्योर रिडम्पशन भी परमिजिबल नहीं है। नॉमिनेशन इसमें अवेलेबल है, पर माइनर्स एज एन यूजुअल केस इसमें भी नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। नॉमिनेशन के जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, अगर नॉमिनेशन करना है तो फॉर्म डी, और नॉमिनेशन को कैंसिल करना है तो फॉर्म ई पे ये कैंसिलेशन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जब बैंक्स अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रखेंगे तो वो गोल्ड बॉन्ड्स एसएलआर पर्पस के लिए एलिजिबल होंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए वो एलिजिबल होंगे। और इन गोल्ड बॉन्ड्स को कोलैटरल रख के लोन भी दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि जो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू रेशियो है, वो 75% मेंटेन किया जाए। फाइन। कमीशन इसमें कितना मिलेगा, जितना टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा उसका 1% टोटल कमीशन है, जिसमें से 50%
उनको शेयर करना है एजेंट्स और सब एजेंट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पढ़ी, जिसमें जो जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस आरबीआई ने इस पे निकाली है। उसके बाद सेकंड हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी बाय आरआरबीज। रीजनल रूरल बैंक्स को इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अगर अपने कस्टमर्स को देनी है, तो उसके लिए आरबीआई ने उन्हें क्या क्या हिदायत दी है, ठीक है। एक तो सबसे पहले उनका सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मतलब वो आरआरबी फुली सीबीएस होनी चाहिए। वो IPv6 पे माइग्रेट कर गई होनी चाहिए। IPv6 इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो वो जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, उसका माइग्रेशन IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 पे उसका माइग्रेशन हो गया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको जो भी CRAR कंप्लायंस बोला गया है मिनिमम, वो उसका कंप्लायंस हो, ठीक है। जितना उसको CRR प्रिस्क्राइब्ड है उसका कंप्लायंस हो। और नेट वर्थ उसकी मिनिमम 50 करोड़ एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। जो आरआरबी इंटरनेट फैसिलिटी अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर उनका नेट वर्थ मिनिमम 50 करोड़ होना चाहिए। और उनका जो नेट एनपीए है एज ऑन 31 मार्च ऑफ एनपीए सॉरी एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेटवर्थ उनकी 50 करोड़ कम से कम, और नेट एनपीए उनका ज्यादा से ज्यादा 5% एज ऑन 31 मार्च। अब इनका जो नेट प्रॉफिट है, मतलब लास्ट दो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में इनको नेट प्रॉफिट हुआ होना चाहिए। CRR और SLR मेंटेन करने में, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने में कोई एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी नॉन कंप्लायंस की वजह से लास्ट टू प्रीसीडिंग ईयर्स में इनको कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं लगी हो, मतलब ऐसा पिछले 2 साल में ना हुआ हो कि उन्होंने कोई नॉन कंप्लायंस करी हो जिसकी वजह से उन्हें मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई ने लगाई हो, ठीक है। और उनका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, वो अप्रूव भी होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, जो कि सीसा क्वालिफाइड होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे आरआरबी के इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी देने के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो हमने पढ़े। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। ये आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है। ये एक डिजिटल करेंसी अभी लॉन्च हुई है, जिसको सोवरेन करेंसी की तरह लेना है हमने। ये एक सोवरेन करेंसी है, और इसको सेंट्रल बैंक्स इशू करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अलाइनमेंट में, यानी कि जैसे वो नॉर्मल नोट्स नॉर्मल करेंसी इशू करते हैं, वैसे ही वो सीबीडीसी को भी इशू करेंगे। ये सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको मीडियम ऑफ पेमेंट की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। ये एक लीगल टेंडर होगा, और ये एक सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू होगा सारे सिटीजन के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। ये फ्रीली कन्वर्टेबल होगा अगेंस्ट कैश एंड कमर्शियल बैंक मनी, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे ये एक्सपेक्टेड है कि ये कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ मनी और ट्रांजैक्शंस को कम करेगा। जो जब हम पेपर करेंसी को इशू करते हैं उसमें जो कॉस्ट लगती है, उसकी लागत कम होना होगा, ऐसा इस करेंसी से एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और ये जो डिजिटल करेंसी है, ये सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अपीयर होगी, ठीक है जी। उसके बाद इसका ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगा, कैसे सीबीडीसी ऑपरेशनलाइज होगी। ये पायलट्स में ऑपरेशनलाइज की जाएगी, मतलब पहले ये थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में इसको चला के देखेंगे, और उसके बाद फिर इसको फुली रोल ओवर किया जाएगा। तो जो उसका फर्स्ट पायलट है वो होलसेल सेगमेंट में चला है, और ये 1 नवंबर 2022 को चल गया था, ठीक है। और इसका यूज क्यों किया गया था, ये जो फर्स्ट पायलट है, इट वाज यूज्ड फॉर, या होलसेल सेगमेंट हैज बीन यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है जी। और ये क्या इससे एक्सपेक्टेड है कि ये इंटरबैंक मार्केट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। और इस होलसेल सेगमेंट में 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और प्राइवेट बैंक्स में HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC थे, ठीक है। इन 9 बैंक्स ने इस होलसेल सेगमेंट में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इसका जो सेगमेंट सेकंड पायलट था वो रिटेल सेगमेंट का था। ये 1 दिसंबर 2022 को रन हुआ है,
ठीक है, और इसको इट इट इंक्लूडेड क्लोज्ड यूजर ग्रुप कंप्राइजिंग पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स। इसमें कुछ कस्टमर्स और मर्चेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनका एक क्लोज यूजर ग्रुप बना था जिनको जिन्होंने सीबीडीसी का पायलट यूज करके इस पायलट से क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि क्या इसमें परेशानियां आई या क्या इसकी फंक्शनैलिटी ऑपरेशनल होने में दिक्कत आई, और उसको हम जब हम इसको फुल फ्लैश रन करेंगे तो उन कमियों को हम उसमें सुधार सकते हैं। फाइन। और इसमें 8 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एसबीआई, बीओबी, यूबीआई और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, येस एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक्स थे। यानी जो होलसेल सेगमेंट था उसमें 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया था, और रिटेल सेगमेंट में 8 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है। रिटेल सेगमेंट में एचएसबीसी का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, जो कि होलसेल सेगमेंट में था। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं दक्ष की। दक्ष का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एफिशिएंट एंड कम्पिटेंट। ठीक है। दक्ष क्या है, ये एक एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, और इससे क्या एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई ये एक्सपेक्ट करता है कि आरबीआई अपने जो सुपरवाइज्ड एंटिटीज है उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म दक्ष। ठीक है। ये एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, और ये आरबीआई को इनेबल करेगी ताकि वो फोकस कर पाए ज्यादा मॉनिटरिंग पे। जो कंप्लाइंसेस उसको जैसे बैंक्स और एनबीएफसीज के कंप्लाइंसेस को उसे मॉनिटर करना होता है, तो आरबीआई उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएगी। ठीक है। और ये जो दक्ष है, ये इट एनेबल्स सीमलेस कम्युनिकेशन, इंस्पेक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, वेरियस एमआईएस रिपोर्ट्स थ्रू अ प्लेटफॉर्म विद एनी टाइम एनीवेयर सिक्योर एक्सेस। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी आरबीआई ने ये डिक्लेयर किया है कि जो एनसीजीटीसी के क्लेम्स हैं, ठीक है, जब गारंटी इन्वोक होती है और एनसीजीटीसी के क्लेम आते हैं, तो जब तक हम उसको उस पर्टिकुलर एडवांस में सेटल नहीं कर देते, तब तक वो जब हमारे पास रखे हैं तब तक हम उन्हें एनडीटीएल के कंप्यूटेशन में आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, सीआरआर और एसएलआर के कैलकुलेशन में। मतलब जब हम सीआरआर और एसएलआर का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें एनडीटीएल कैलकुलेट करना होता है। इस एनडीटीएल का एक पार्ट होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम एनसीजीटीसी का हमारे पास क्लेम आता है, कोई गारंटी इन्वोक हुई जिसको कोई एक लोन था जिसको एनसीजीटीसी ने गारंटी दे रखी थी। ठीक है। अब वो लोन डिफॉल्ट हो गया, फिर क्या होगा, हम उसका क्लेम फाइल करेंगे और एनसीजीटीसी हमें पैसा देगा। तो वो समय जब एनसीजीटीसी का जो पैसा आया वो हमारे पास है, पर हमने उस पर्टिकुलर एडवांस में जस्ट अभी उसको नहीं किया है, उतने समय तक जब वो पैसा हमारे पास रहता है तो अभी तक हम उसे आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करते थे, और इसीलिए उससे एनडीटीएल में वो ऐड हो जाता था, और इसीलिए हमारा एनडीटीएल बढ़ता था, जिससे हमारे सीआरआर और एसएलआर के परसेंटेज में भी बढ़ोतरी होती थी। ठीक है, इट वाज इंक्रीज। तो अभी आरबीआई ने हमें बोला है कि ऐसे क्लेम को हम आउटसाइड लाइबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, एनडीटीएल हमारा कम हो जाएगा, और एनडीटीएल कम हो जाएगा तो सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, एज परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल रखा जाता है, तो सीआरआर और एसएलआर के भी क्वांटम पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने जो नेक्स्ट गाइडलाइंस दी है वो एक्सटर्नल एजेंसीज की रेटिंग पे दी है। उन्होंने ये बोला है, आरबीआई ने ये बोला है कि जितनी भी एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो भी एक्सटर्नल कंपनीज हैं जो रेटिंग करती हैं, एक्सटर्नल रेटिंग करती हैं, जैसे आपकी इकरा हो गई है ना, जब जो जिस जिस फैसिलिटी की जिस बैंक के लिए ये कंपनीज ये इंस्टीट्यूशंस रेटिंग करेंगी, उसको वो अपनी प्रेस रिलीज में डिस्क्लोज करेंगी। ठीक है। डिस्क्लोज करेंगी आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम बोरोअर्स। ठीक है। तो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करती है, सपोज उन्होंने एक एबीसी कोई कंपनी है जिसकी हमने रेटिंग कराई। ठीक है। जब हम उसकी रेटिंग कराएंगे तो सपोज उसको इकरा ने रेट किया, तो इकरा ये बताएगा कि इस बैंक ने इस बोरोअर की ये रेटिंग कराई है, और रेटिंग सपोज ट्रिपल बी या ट्रिपल ए आई है। ठीक है। अगर वो ऐसा डिस्क्लोजर नहीं करते हैं तो बैंक उस कंपनी की रेटिंग को एक्नॉलेज नहीं करेगा और उसको उस एक्सपोजर को अनरेटेड ही मानेगा। ठीक है। अगर ऐसा डिस्क्लोजर नहीं होता है तो बैंक्स उस अकाउंट को अनरेटेड ट्रीट करेंगे, और अनरेटेड पे जो एप्लीकेबल रिस्क वेट लगता है वो उसको उस पे लगाएंगे। ठीक है। फिर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, डिजिटल बैंकिंग यूनिट में अभी 16
अक्टूबर 2022 को, ठीक है। अभी जैसे 2022 में हमने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो 16 अक्टूबर 2022 को हमारा जो 75th इंडिपेंडेंस डे, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करने के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डीबीयूज, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स सेटअप किए गए थे। ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, मतलब ये लॉन्च किए गए थे, ये जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट, आरबीआई, आईबीए यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जिन भी बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, इन सबका ये जॉइंट इनिशिएटिव था, ठीक है। और ये जो 75 डीबीयूज थे, इनको सेटअप 6 मंथ्स में किया गया था। और इसका जो एम था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट शॉर्टली ही हम इसके आगे की जो आरबीआई गाइडलाइंस है वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।